मोबिलाइजिंग रिसोर्स चैप्टर 4 है अपना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का चैप्टर 4 है। उसके बाद अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पूरा पूरी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब होता है रिसोर्स इकट्ठा करो, ऑर्गेनाइज करो, जुगाड़ो, ताकि तुम बिजनेस को सही तरीके से कर पाए। तो ये होता है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है, रिसोर्स जुगाड़ो, रिसोर्स इकट्ठा करो, रिसोर्स प्रोक्योर करो, ताकि तुम सही तरह से बिजनेस जुगाड़ना। सर रिसोर्स अगर ठीक से मोबिलाइज होगा तो इसका मतलब क्या होता है सर, सही टाइम पे रिसोर्स होना चाहिए, यस और नो, सही प्राइस पे तुमको रिसोर्स मिलना चाहिए और उसका तुम सही से यूटिलाइज। एग्जांपल बता दो, क्या ह्यूमन रिसोर्स एक रिसोर्स है, यानी लेबर रिसोर्स होता है कि नहीं होता है? तो तुमको जब लेबर चाहिए उस टाइम पे मिलना चाहिए, जिस टाइम पे लेबर चाहिए उस टाइम पे मिलना चाहिए, सही प्राइस में मिलना चाहिए और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। क्लियर? तो ये होता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन का एक्चुअली में मतलब। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। रिसोर्स मोबिलाइजेशन में बेसिकली 3 चीज आ गया। पहला क्या है कि क्या चीज जरूरी है ताकि तुम अपने बिजनेस को स्मूथली चला सको। दूसरा क्या, मैकेनिज्म, क्या है मैकेनिज्म, मतलब वो तरीका जिससे तुम रिसोर्स को डायरेक्टली अपने पास ले पाओ। और लास्ट क्या, पार्टनर्स, मतलब सर वो पर्सन या वो इंस्टीट्यूशन जो रिसोर्स तुमको प्रोवाइड करेगा। क्या सॉफ्टवेयर अपडेट का वो नोटिफिकेशन यहाँ पे तो नहीं बोल रहा, एक मिनट रुक जाओ। ओ बाबा, टीवी में बोल रहा था वो, टीवी में रिमोट से हटा दो ना, लेटर पे अपडेट लेटर करना बस। ओके था तो एक बार बस। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ध्यान सुना, यहाँ पे अपने एक करके पढ़ेंगे सब। कितना तरह का रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता है, एक करके पढ़ेंगे। पहला है फाइनेंशियल, सब पढ़ेंगे रिसर्च नॉलेज अगर शॉर्ट में एक लाइन बोले तो वही रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, इकट्ठा करके उसको यूज करना कम दाम में। फाइनेंशियल रिसोर्स, इंटेलेक्चुअल रिसोर्स, जिसमें एक एग्जांपल का बात कर रहा था, कौन सा रिसोर्स था वो? फिजिकल रिसोर्स, मतलब मशीन फशीन सब बात करेंगे। फिर क्या, एक ये भी रिसोर्स है जो तुम पढ़ा ही नहीं होगा आज तक कभी, कौन सा रिसोर्स? इमोशनल। फिर कल्चरल नॉलेज, और फिर सब एक एक करके पढ़ लेंगे, सब नीचे सबका मतलब किया हुआ है। ठीक है, टोटल 9 है ना, आओ एक एक करके। सबसे पहला पैसा, या तो लॉन्ग टर्म फंड से जुगाड़ सकता है या फिर लॉन्ग टर्म, पता है ना, शेयर्स डिवेंचर्स होता है। और शॉर्ट टर्म क्या होता है, अपना क्रेडिटर से जो उधार ले रहा है या बैंक से छोटा मोटा समय के लिए उधार ले रहा है, वो सब हो गया मतलब जुगाड़ है, पैसा जुगाड़ रहा है, या तो लॉन्ग टर्म या फिर वो होता है फाइनेंशियल रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स? दूसरा तो पता ही है सर, क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स क्या स्किल्ड होता है खाली? नहीं, अनस्किल्ड भी तो होता है। अनस्किल्ड भी होता है, तो सर क्या लिखा, इट इंक्लूड्स स्किल्ड रिसोर्स एज वेल एज। सर इंपॉर्टेंट ये है क्या, प्रोक्योरमेंट ऑफ राइट नंबर एंड राइट टाइप ऑफ पीपल हु विल वर्क फॉर द एंटरप्राइज। कितना इंप्लॉय चाहिए, कितना लेबर चाहिए, कितना समय में चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेस का सक्सेस सबसे ज्यादा इन पे डिपेंड करता है। कौन? समझा मेरा बात? अनस्किल्ड मतलब जो न्यू है ना वो अनस्किल्ड में या तो इनको काम नहीं आता है, या जो काम करते हैं वो उस लेवल पे काम नहीं करते हैं, जैसे कंप्यूटर नहीं करता है वो लोग। हो सकता है मान लो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो तुम्हारा सामान अमर उठा के लेके जा रहा है, वो अनस्किल्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, लैंड कितना लगेगा, बिल्डिंग कितना लगेगा, मशीन कितना लगेगा, इक्विपमेंट कितना लगेगा, ये सब सारा कौन सा रिसोर्स हो गया? फिजिकल रिसोर्स। देख लो यहाँ पे सब लिखा हुआ, राइट? तुम फैक्ट्री खोला, तो फैक्ट्री खोलने के लिए पैसा लगेगा, वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो गया। मजदूर काम करेगा, वो कौन सा रिसोर्स हो गया? ह्यूमन रिसोर्स। अब मशीन लेगा तो प्रोडक्शन करने के लिए, तेरे को अगर टी शर्ट बनाना है तो मशीन लेगा, तो वो कौन सा रिसोर्स हो गया? फिजिकल रिसोर्स। समझा मेरा बात? अच्छा, कितना फिजिकल रिसोर्स चाहिए वो डिपेंड करता है साइज कितना, यस और नो, कितना मटेरियल लगेगा, कैसा कैसा रिसोर्सेस का सप्लाई है, तो ये सारा डिपेंड करता है कि तुमको कितना फिजिकल रिसोर्स। अगर बिजनेस का साइज बड़ा होगा तो फिजिकल रिसोर्स भी ज्यादा लगेगा, यस और नो। अगर तुम्हारा मटेरियल जो है उस पर डिपेंड करता है कितना फिजिकल रिसोर्स। नेक्स्ट क्या लिखा है सर? मटेरियल रिसोर्स, सीधा बात है सर, ये दोनों को इंक्लूड कर रहा है, फिजिकल रिसोर्स और, तो मटेरियल रिसोर्स इंक्लूड बोथ फाइनेंशियल रिसोर्स एज वेल एज। इसका मतलब पैसा का बात हो रहा है इसमें, पैसा, प्रॉपर्टी, ऑफिस का स्पेस, इक्विपमेंट, सब कुछ, वो कौन सा रिसोर्स हो गया? मटेरियल। मतलब दोनों आ गया, फाइनेंशियल भी आ गया और फिजिकल भी आ गया, उसको बोलते हैं मटेरियल रिसोर्स। क्या बोलते हैं? मटेरियल रिसोर्स में रॉ मटेरियल का बात नहीं हो रहा है। मटेरियल रिसोर्स मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिजिकल रिसोर्स एंड फाइनेंशियल। मतलब तुम समझो ऑफिस का जगह लेगा, क्या लेगा? तो तुमको पैसा चाहिए था, वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो गया। उस पैसा से ऑफिस के लिए जगह ले लिया, वो कौन सा रिसोर्स हो गया? मटेरियल रिसोर्स हो गया।
पैसा लिया, फाइनेंशियल रिसोर्स हुआ। पैसा से एक जगह लिया, उसमें काम कर रहा है, वो कौन सा रिसोर्स हो गया? मटेरियल रिसोर्स। समझा? मटेरियल रिसोर्स से रॉ मटेरियल को भी लेना देना। ठीक है, समझा? नेक्स्ट क्या है? मोरल नहीं, मॉरल रिसोर्स। क्या है? मॉरल रिसोर्स। सर मॉरल रिसोर्स क्या होता है? मॉरल रिसोर्स होता है सर एक बिजनेस का टेंडेंसी कि वो कितना लीगल तरीके से काम कर रहा है। क्या बोला? कितना सिंपैथेटिकली काम कर रहा है, मतलब एक्सप्लॉइटेशन ना कर रहा है, उसको बोलते हैं मॉरल रिसोर्स। क्या बोलते हैं सर? तो मॉरल रिसोर्स जो है वो टेंड टू जनरेट आउटसाइड ऑफ अ सोशल मूवमेंट एंड आर जनरली बी ग्रांटेड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स, देयरफॉर द सोर्स कैन आल्सो रिट्रैक्ट दोस रिसोर्स, अ फैक्ट that makes them less accessible and more proprietary than cultural resource। ध्यान रखो, मॉरल रिसोर्स जो होता है it simply depends upon the way you behave with people, it depends upon the legitimacy कि तुम कितना लीगली काम कर रहे हैं, कैसे तुम लोगों के साथ सिंपैथेटिकली बिहेव कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? मॉरल रिसोर्स। अगर तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा है बट तुम्हारे पास अगर मॉरल्स का कमी है तो बिजनेस कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। कर तो पाएगा लेकिन शॉर्ट रन में सक्सेसफुल होगा, लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं मॉरल रिसोर्स। नेक्स्ट क्या है सर? कल्चरल रिसोर्स। सर कल्चरल रिसोर्स क्या होता है, जल्दी से बताओ सर। कल्चरल रिसोर्स क्या होता है सर? एक चीज समझो ध्यान से, जैसे मान लो हर्ष तुम यहाँ पे कपड़ा का बिजनेस कर रहा है, किसका बिजनेस? लेकिन हर्ष मान लो यहाँ पे जो लोग है वो मान लो ज्यादातर मुस्लिम्स कल्चर के है, तो तुम्हारा बिजनेस को कौन सा कपड़ा ज्यादा देना चाहिए? कुर्ता वगैरह ज्यादा देना चाहिए, वो लोग ज्यादा पहनते हो, यस और नो? या फिर मान लो तुम साउथ में है तो वहां पे क्या देगा? लुंगी उंगी चलेगा, यस और नो? महाराष्ट्र में तो कुछ अलग चलेगा, राजस्थान में तो हो सकता है कुछ अलग चले, यस और नो? तो कल्चरल रिसोर्स क्या होता है सर? कल्चरल इट इज नॉट ओनली अबाउट क्लोथ, हो सकता है कोई पर्टिकुलर, जैसे मान लो बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, जैसे मान लो म्यूजिक, बंगाल में कौन सा म्यूजिक ज्यादा चलेगा, या फिर तुम्हारा साउथ में अलग म्यूजिक चलेगा, तो इट डिपेंड्स अपन तुम्हारा कल्चर कैसा है, वहां का रिसोर्स तुमको क्या अलाउ करता है। मतलब ये तो ज्योग्राफिकल डिवीजन हो गया, राइट। लिटरेचर, साहित्यिक, अगर तुम जाएगा यहाँ पे फिल्म फेयर को या फिल्म फेयर फेस्टिवल होगा या बुक फेयर होगा, तुम देखना ज्यादातर किसका? बंगाली का ज्यादा होगा, यस और नो? फिल्म्स वगैरह जो बात कर रहा था मैं, राइट। तो ये सब सारा हो गया कल्चरल रिसोर्स। क्या हो गया? ठीक है, कल्चरल रिसोर्स। नेक्स्ट क्या है सर? इसको 3 भाग में बांटा गया। कितना भाग में? पहला देखो क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्या है, और तीसरा क्या? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर रहा हूँ सर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हो गया देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, पोस्टल सर्विस कैसा है, ट्रांसपोर्ट कैसा है, हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। पता है तुम लोग को? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ सर? इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद सोशल नेटवर्क लिखा हुआ है ना सर? सोशल नेटवर्क समझता है क्या होता है सर? सोशल नेटवर्क क्या होता है? इंटरनेट की तो बात हो रहा है, यस और नो? तो दैट इज सोशल नेटवर्क, यस और नो? और लास्ट क्या है सर? ऑर्गेनाइजेशंस। क्या है सर? जो इनको यूज करता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहा है या सोशल मीडिया को यूज कर रहा है, वो कौन है? ऑर्गेनाइजेशन। तो इन तीनों को मिलकर बनता है सोशियो ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स। क्या बनता है? 3 चीज। पहला चीज क्या है, दूसरा क्या है, और तीसरा क्या है? जो उसको यूज करता है। ठीक पर है, इसका थर्ड वाले का क्या कनेक्शन है? किसका? रिसोर्सेज कंपनी एंड सर, थर्ड वाले ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन का क्या कनेक्शन है? किससे? कंपनी से या काम? बोलो 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 बोलो। अरे नहीं, मैं बोल रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन ही, इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आ गया, सोशल नेटवर्क समझ आ गया, किसी का काम अगर कंप्यूटर पे है तो ऑर्गेनाइजेशन से काम का क्या कनेक्शन? ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो काम हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी को यूज करता है, वैसा क्या? कंपनी तो उनको यूज कर रहा है ना। ठीक है, लास्ट क्या है सर? वी आर लाइक सोशल ऐसे समझ सकते हैं, लाइक कोई ऐसी वेबसाइट, लाइक ऐसे बोल हाँ, तो उसमें सोशल नेटवर्क वाला बात आ गया। कि ऑनलाइन उससे यूज हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ट्रांसपोर्ट से उसका प्रोडक्ट रीच हो रहा है। बिल्कुल सोच सकता है। तो देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब तो पता है तुम लोगों को, कल पूरा बात हो रहा है टेक्नोलॉजी का, है ना। कोई नया टेक्नोलॉजी अगर लेके आता है कोई बिजनेस अगर, उसको क्या बोलेगा पता है? इनोवेटर, यस और नो? तो इनोवेशन इज समथिंग विच इज वेरी मच डिजायरेबल, यस और नो? अभी तो गवर्नमेंट एफडीआई पॉलिसी कर दिया। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई भी फॉरेनर यहाँ पे आके 100% पैसा लगा सकता है। इंडिया में लगाता ही है क्या? यहाँ का बिजनेस में फॉरेन बिजनेस नहीं है क्या जो पूरा पैसा लगा के रखा है? बिल्कुल लगा के रखा, और हम लोग भी लगाते हैं बाहर पे पैसा, तो 100% इन्वेस्टमेंट अलाउड है। तो फिर पैसा ऐसे उसमें आता होगा ना, डॉलर्स में, फिर रुपये। वो लोग रुपये में लगाते हैं पैसा, वो लोग अपने यहाँ पे एक्सचेंज में कन्वर्ट करा के यहाँ पैसा लगाता है, यहाँ पे अपना बिजनेस करता है। ठीक है, चलो, तो ये टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट क्या? तुम कहाँ पे बिजनेस करना चाहेगा? जहाँ रॉ मटेरियल आसानी से मिले, जहाँ लेबर आसानी से मिले, जनरल यूटिलिटीज हो, क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सस्ता हो, पानी ठीक मिले,
स्किल लेबर अच्छा से मिले, तो लोकेशन जितना अच्छा होगा सक्सेस उतना ज्यादा होगा। नदी के पास में। फैक्ट्रीज वगैरह जहाँ सेटअप करना है तुमको रेसिडेंशियल एरिया से दूर, हाँ। तो फैक्ट्रीज का काम क्या बनाना है, वहाँ पे कस्टमर तुमको नहीं चाहिए, फैक्ट्री से ऑफिस में जाएगा वहां पे वो रेसिडेंशियल एरिया में होना चाहिए, समझे। तो फैक्ट्री जो दूर दूर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, यूटिलिटी। तुम बिजनेस करेगा, तुमको पानी का सप्लाई नहीं चाहिए, गैस का सप्लाई नहीं चाहिए, चाहिए तो ये सब यूटिलिटी होता है। क्या होता है, बिजली नहीं चाहिए, इंटरनेट नहीं चाहिए, चाहिए ना, अरे वाईफाई के बिना एंटरटेनमेंट नहीं। ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करने के लिए चाहिए ना। हम फैक्ट्री वाइज में पूछ रहे थे, फैक्ट्री में भी फैक्ट्री में वाईफाई का क्या काम रहेगा? एंटरटेनमेंट अकॉर्डिंग टू टेलीकम्युनिकेशन लाइन, फोन लाइन चाहिए तो ठीक है, तो ये हो गया यूटिलिटी। दोस्तों लोग इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करेगा। इंटरनेट से हाँ ठीक है, गलती हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आओ, बोला कोई बात नहीं होता है। मार्केट मतलब सर, मार्केट यानी यू हैव टू डिसाइड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कस्टमर बेस, कंपटीशन, राइट। कैसा प्रोडक्ट में एंटर करना है, कैसा कस्टमर चाहिए, कितना लेवल ऑफ कंपटीशन तुम दिया कर सकता है। तो इन सब चीजों को मिला के क्या बन जाएगा, मार्केट में तो प्रोडक्ट होता है, कस्टमर होता है, कंपटीटर होता है, और कौन होता है मार्केट में, प्रोडक्ट, कंपटीटर और कस्टमर। तुम्हारा प्रोडक्ट अगर तुम्हारा कस्टमर ले रहा है, कंपटीटर नहीं ले रहा, तो मार्केट हो गया तुम्हारा कैप्चर। तो मार्केट में तीन चीजें आएगा, प्रोडक्ट, कस्टमर और कंपटीटर, प्रोडक्ट, कस्टमर और कंपटीटर, ये हो गया मार्केट। क्या हो गया सर, मार्केट। ठीक है, आ जाओ, क्या लिखा हुआ है सर, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर्स। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर। पानी पी ले क्या, एक मिनट, अपना चैप्टर आसानी से खत्म हो। तो अपने अभी पढ़ेंगे प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। क्या पढ़ेंगे, प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर सप्लाई। देखो कभी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तो आपको पहले अपने वेंडर से बात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेंडर कौन होता है, जिससे एक बिजनेस अपना एसेट्स खरीदता है, रॉ मटेरियल खरीदता है। क्या खरीदता है, ठीक है। तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत में एंटर करते हो ना अपना उन लोगों के साथ जिससे आप क्या खरीदते हो, रॉ मटेरियल, ठीक है, दे आर नोन एज वेंडर्स। क्या, उसके बाद अगर तुम उसके बाद कंटिन्यू जिससे गुड एंड सर्विस लेता है ना कंटिन्यूअस, वो सप्लायर हो गया। तो वेंडर कौन हो गया, जैसे एसेट ले रहा है बेसिकली, और गुड्स एंड सर्विस इसी ले रहा है, वो कौन हो गया, जैसे मेरे को नया बिजनेस खोलना है, तो मैंने टीवी तो छोड़ो, एसी ले लिया, मान लो कोई मशीन ले लिया, वो मेरे वेंडर्स हो गए। और उसके बाद मैं डे टू डे रॉ मटेरियल जो ले रहा हूँ ना, वो मेरे कौन हो गए, सप्लायर हो गए। क्या हो गए सर, सप्लायर, ठीक है। ये लोग बेसिकली सप्लायर सिर्फ गुड्स एंड सर्विस का तो ही है, साथ साथ कोई अगर मेरे को पावर सप्लाई कर रहा है, वाटर सप्लाई कर रहा है, टेलीफोन सप्लाई कर रहा है, रॉ मटेरियल्स वगैरह सप्लाई कर रहा है, सब मेरे सप्लायर है, ठीक है। सप्लायर का बड़ा लिस्ट है, याद रहेगा। वेंडर बेसिकली एसेट लेता है, क्या लेता है सर, और सप्लायर से बाकी ये सब चीजें तुम लेता है गुड्स एंड सर्विस के अलावा। हाँ, उसके अलावा क्या है सर, जो तुमको पैसा दिलाने में मदद करेगा ना, बैंक वगैरह जैसे, क्या वो लोग हो गए फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। कौन हो गए, जो बीच का लोग जो तुमको पैसा दिलाने में मदद करता है, वो कौन हो गए, वो भी तो जरूरी है। और लास्ट में कौन है सर, जो अल्टीमेटली तुम्हारा प्रोडक्ट बाय करने वाले हैं। ये है तो ही सब कुछ है, ये है तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। वो एजेंसी वाला काम करते हैं। हाँ, वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, हाँ समझा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है सर, कस्टमर। कस्टमर है तो सब कुछ है, कस्टमर नहीं तो कुछ नहीं। बोलता ना अमिताभ बच्चन बागबान में, तुम हो तो हम हैं, हम नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ऐसे कस्टमर है तो नहीं तो सब, कुछ भी नहीं। देखा हमको पता था ऐसे कोई रेक्टिफाई करने वाली है, ठीक है। गाली है क्यों, गाला है भी तो भैया बागवान मत बोलिए भैया, बहुत गाली पड़ रहा है। नेक्स्ट ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन से क्या क्या फायदा होता है, देखो सबसे पहले 5-7 ऐसी बता देता हूँ। रिसोर्स को सही तरीके से यूज कर सकता है, प्रॉपर ह्यूमन स्किल्स यूज होता है, इंसान का ह्यूमन स्किल्स वेस्ट नहीं होता है। उसके अलावा और भी है सर, नया रिसोर्स आदमी खोजने का ट्राई करता है कि कुछ नया रिसोर्स मिल जाए। इसके अलावा रिसोर्स आइडेंटिफाई कर पाता है आदमी सही तरीके से। एक नया रिसोर्स प्रोवाइडर भी तो खोजता है आदमी कि जो नया रिसोर्स प्रोवाइड करे, ठीक है। इसके अलावा नेहा काहे कसा करो पीछे बार बार, हम नहीं कर रहे, अपने वो तो कुछ नहीं कर रहा, नेक्स्ट कुछ नहीं कर रहा। इसका पढ़ने में मन है नहीं। नेहा थोड़ा धीरे से पढ़ो, क्लास डिस्टर्ब कर। नेक्स्ट। आपको सब वीडियो में बोलना है ना। पूरा वीडियो में नाम भी चिल्ला दिया। नेहा बंग प्लीज फोकस से पढ़ो। एक्सपेंशन ऑफ रिलेशन विद रिसोर्स प्रोवाइडर, जो तुम हमको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो उनके रिलेशन और डेवलप होता है। तो ये सब सारे हैं। फिर रिस्क कम हो गया तुम्हारा बिजनेस का, अगर रिसोर्स सही ले लिया तो रिस्क क्या हो गया, कम हो गया। तो बट रिसोर्स अगर सही नहीं लेता तो रिस्क ज्यादा होता है, यस और नो। और उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, 16, 17, 18, 19, 20, ज्यादा नहीं, 3 पेज का, राइट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में आता है सर। इम्पोर्टेंस। सर रिसोर्स अगर मोबिलाइजेशन अच्छा से हुआ तो फायदा क्या मिलेगा सर,
प्रॉफिट। सबसे पहले रिसोर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, पहले ये बताओ। रिसोर्स बढ़ेगा, उसके बाद और भी है, तुम्हारा डिपेंडेंसी दूसरों पे बढ़ जाएगा ना कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तुम तो अपना रिसोर्स यूज कर रहा है। डोमेस्टिक कैपिटल इंडिया का ज्यादा यूज होगा, बाहर का कैपिटल कम होगा। कम, क्योंकि तुम तो रिसोर्स इंडिया का यूज करेगा ना। उसके अलावा सर एक चीज और समझो सर, दूसरा पॉइंट है सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, ऑर्गेनाइजेशन अपना काम अच्छे से करेगा, गुड प्रैक्टिसेस करेगा, वेस्टेज भी तो कम वेस्टेज कम होगा, नया थिंकिंग डेवलप होगा। तो ये सारे फायदे हैं किसके, रिसोर्स अच्छे से यूज। एग्जाम एमसीक्यू में नहीं आने वाले तो कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग, ठीक है। हाँ ये आ सकता है सर, क्या बोला, Accommodation. क्या लिखा हुआ है, एकोमोडेशन। सीधा बात है, तुम सब कुछ जुगाड़ लिया, प्रोडक्शन करेगा तो कहीं, तो जिस जगह में काम करेगा, जिस स्पेस को हायर करेगा तुम, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। समझा मेरा बात? एकोमोडेशन इज अ प्लेस जहाँ पे आप क्या करने वाले हो, काम, रिसोर्स यूज करने वाला। Space को बोल देते हैं क्या? जो स्पेस है, जो रिसोर्स को जहाँ को तुम यूज करेगा जहाँ पे, उसको बोलते हैं Accommodation. एकोमोडेशन। यूटिलिटीज तो मैंने पहले बताया था, पानी का सुविधा, गैस का सुविधा, बिजली का सुविधा, वो सब क्या होता है, ठीक है। तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे एकोमोडेशन भी लगेगा, और समझा, दोनों लगेगा नहीं, एक लगेगा, दोनों लगेगा। ज्यादा कौन सा लगेगा, Accommodation. दोनों ही लगेगा। खाली जगह है, पानी बिजली नहीं है, प्रोडक्शन कर पाएगा, तब फिर दोनों ही लगेगा, ठीक है। ये जरूर आएगा MCQ, ये जरूर आ सकता है। रिसोर्स क्वेश्चन ही है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी कौन निकाला था, सुन लो, इसका नाम याद रख लेना। John. रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी 1977 में निकाला गया था। कौन निकाला था, जॉन मैकार्थी एंड मैयर जेल्ड, ठीक है, ये याद रख लेना। आप ऐसे बोले तो पूरा एक इंसान है। भैया आप मैयर बोले, वो मैयर अभी मैयत है, हम मैयत में दिमाग वही चल रहा है। ठीक है, मैयत जाल। समझा। आ जाओ नेक्स्ट आओ। अब एक चीज बताओ, पता है जब भी मेरे को मान लो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, जब भी मेरे को नया नया बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। जब भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है, हद से ज्यादा प्रॉब्लम्स आता है। तो वो प्रॉब्लम्स क्या क्या एक बार अपने देखते हैं, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या अपने देखते हैं एक बार, एक सेकंड। नेक्स्ट आओ, क्या क्या प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले मेरे को लगता है कैपिटल रेज करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट का प्लानिंग करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी रहना, पैसा प्रॉब्लम है, अच्छे कस्टमर्स खोजना प्रॉब्लम है, अच्छे एम्प्लॉयज खोजना प्रॉब्लम है, कंपटीशन से डील करना, उसके साथ पैरिटी पे चलना एक बड़ा प्रॉब्लम है। तुम जो बिजनेस का मॉडल बनाया शायद वही फेल हो गया, तो वो भी क्या प्रॉब्लम है। बिजनेस के लिए विजन डेवलप करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये सब सारे स्टार्टअप कर रहे हैं, तुमको दूरदर्शी होना होगा, तो कितना दूर का सोचे वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। पैसा कहाँ से जुगाड़े, प्रोडक्ट बाकियों से इनोवेटिव करे, तो कैसे सोचे वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। दूर का सोचने का ये दूर से सोचे क्यों प्रॉब्लम है। मान लो तुम प्लान तो कर लिया, तो जो तुम सोचा तो अकॉर्डिंगली तुम्हारा विजन सही नहीं था, तुम्हारा विजन कुछ और होता, शायद तुम सक्सेसफुल हो जाता। तो विजन सही होना बहुत जरूरी है। तुम उसी जगह में जा रहे जहाँ ऑलरेडी बहुत लोग हैं, यू हैव टू बी ऑड वन आउट ना, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, राइट। तो विजन अपना सही रखो, अपनी कल्पना को सही जगह रखो, हाँ, हम लोग कल्पना तो सही- ठीक है। ये सब सारे प्रॉब्लम्स हम हुए, समझा क्या। अच्छा ये आएगा इस बार एग्जाम में, ये आएगा, दिस विल कम। स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप सबसे पहला बात, DIPP डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने बोला कि स्टार्टअप होने के लिए कोई भी एंटिटी सबसे पहला बात इंडिया में रजिस्टर होना चाहिए। वो 5 साल से ज्यादा ओल्ड नहीं हो सकता, याद रख लो, रजिस्टर्ड इन इंडिया। 5 साल के बाद मतलब वो स्टार्टअप नहीं रहेगा ना, तब स्टार्टअप नहीं रहेगा। अच्छा, स्टार्टअप मतलब इफ यू आर, अभी मान लो जैसे 2020 में भी कोई कंपनी चालू है, वो भी स्टार्टअप माना जाएगा। 25 तक। 25 तक। स्टार्टअप और कंपनी में फर्क क्या होता है? स्टार्टअप तो क्या, मान लो आपको बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसको अभी जस्ट नया नया बिजनेस है, वो स्टार्टअप हो गया। रिलायंस कंपनी स्टार्टअप थोड़ी है, रिलायंस कंपनी स्टार्टअप थोड़ी है। तो मतलब टाइम का डिफरेंस है। टाइम का डिफरेंस है, कैपिटल का डिफरेंसेस है। जस्ट एग्जांपल जैसे ये चाय वाला का नाम क्या था, MBK वाला। हाँ, उसका भी तो वो स्टार्टअप भी था। तो लेकिन वो तो अब जाके कंपनी। हाँ, तो 5 साल बीत गया, अच्छा उसके बाद वो कंपनी स्टार्टअप खत्म, ठीक है। सेल गया बस, कोई और अब तो बिजनेस ही डूब गया, वही इंसान ही डूबा हुआ है। समझा ना। अरे जो बोले उसको उल्टा होता है हमेशा। MBA किया हुआ है। नहीं किया नहीं ड्रॉप MBA चाय वाला निकल गया था ना, कुछ ऐसा हुआ था वो। ड्रॉप आउट है तभी तो एमबीए चाय वाला बना है। अरे तो MBA क्यों लिखते हैं? MBA बनने की ख्वाहिश थी, वो चाय वाला बन गया। जैसे बीटेक पानी पूरी वाला। हाँ, एक है, पता नहीं। वाली बहुत है। ओ एक वाला भी है। एक CA भी कुछ हो गया क्या, अरे ये बहुत कुछ है। ये वाला तो इतना टाइम नहीं होता फोर्ड का। एनुअल टर्नओवर उसका कोई भी साल में 25 करोड़ से कम, 25 करोड़ से ज्यादा
नहीं होना चाहिए, तब जाके स्टार्टअप कहलाएगा। क्या बोला, एनुअल टर्नओवर। मान लो चलो एमबीए चाय वाला की बात कर रहा था, तो वो अगर स्टार्टअप तब कहलाएगा जब उसका साल का चाय का बिक्री बोल रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूँ, बिक्री सेल 25 करोड़ से कम रहना चाहिए, तब वो स्टार्टअप माना जाएगा। एनुअल टर्नओवर सेल्स, ठीक है, सेल उसका 25 करोड़ से कम होना चाहिए, हो गया वो। तब आपको स्टार्टअप माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वर्किंग टूवर्ड्स स्टार्टअप कौन होता है, जो कुछ नया लेके आए, इनोवेशन। कुछ डेवलपमेंट करे, डिप्लॉयमेंट करे रिसोर्स का, कोई नया प्रोडक्ट प्रोसेस या सर्विस में इंगेज हो जो कि टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसिव प्रोसेस हो, तब जाके स्टार्टअप माना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुमको कुछ नया लेके आना होगा तब ना स्टार्टअप है तुम। यू हैव टू बी इनोवेटिव। सब कपड़ा खोल रहे तुम भी कपड़ा खोल बड़ी ठीक है, ठीक है, आया ही तो जोश में लग रहा। यहाँ से पार्टी शार्टी में जाएगा। या किसी से पूछ ले जाके। एंटिटी रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडिया में, उसके बाद नॉट ओल्डर देन 5 इयर्स, उसके बाद टर्नओवर 25 करोड़ से ऊपर नहीं उठना चाहिए, और उसके अलावा जो वो बोला कि कुछ अलग करना होगा, जो सब कर रहा है वो नहीं करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नहीं, याद रहेगा ना तुमको कि जो सब कर रहा है वो नहीं याद ही करना। ठीक रहेगा है, एग्जाम में बोलेगा आदि वाला एग्जांपल दे। नेक्स्ट आओ, एकोमोडेशन रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टअप। सर ये सब चीजों का ध्यान रखना होगा स्टार्टअप्स को। सबसे पहला नियरनेस होना चाहिए ना। क्या, नियरनेस के बदले नियरनेस मतलब क्या हो गया? कस्टमर से आसपास रहे। आसपास। स्टार्टअप ऐसा जगह करो कि कस्टमर से आसपास हो, पार्किंग स्पेस रहे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, साइकोग्राफिक्स रहे, सिक्योरिटी रहे, दिमागी तौर पे सोच सके कि हाँ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, साइकोग्राफिक का मैप सेटअप कर सको, स्किल बेस होना चाहिए, कंप्यूटर्स होना चाहिए उस एरिया में, है ना, कितना है मतलब कंप्यूटर सब चेक कर लो, पोटेंशियल तुम्हारा जो स्टार्टअप उसमें आगे का ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कितना है ना, एक्सेसिबिलिटी कितना है तुम्हारे प्रोडक्ट्स को। डेमोग्राफिक्स क्या होगा? मतलब तुम अगर मान लो चाय खोल रहा है, क्या खोल रहा है, अब तुम अगर मान लो उस जगह पे खोल रहे हैं जहाँ पे 20 25 30 साल का लोग ज्यादा करता है, यंगस्टर्स लोग है, तुम उसकी जगह चाय की जगह हुक्का खोलते तो ज्यादा नहीं चलता। भाई तो सिंथेटिक कैफे ढाबा। एग्जैक्टली, तो भैया वही चीज हो डेमोग्राफी। बहुत सस्ता हो गया। सस्ता ही बोला है। तो सस्ता ही खोला था 300 की कितना वो तो तुम लोग उसका मेनू कार्ड देखा नहीं एक्चुअली। आई थिंक 500 होगा। ऑफर में वो था सस्ता ऑफर से उसका ऑलरेडी। रहने दो। और वन में हमेशा ऑफर है। अच्छा, स्टार्टअप को क्या क्या यूटिलिटी चाहिए पता है, पानी लगेगा, सीवेज लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, कैंटीन लगेगा, टेलीफोन इंटरनेट लगेगा, कैटरिंग खाना पीना का भी तो रास्ता लगेगा ना। अभी कैंटीन और सीटिंग तो सेम ही होगी। नहीं, कैंटीन हो गया जस्ट एम्प्लॉइज के लिए, और कैटरिंग थोड़ा ऊपर लेवल पे हो गया। ओके। एलसीडी प्रोजेक्टर्स अगर कोई प्रोजेक्ट दिखाना है तो राइट, पार्किंग फैसिलिटी लगेगा, शौचालय करेगा तो वहां के लिए बेसिक हेल्थ फैसिलिटी वगैरह लगेगा, समझा ना, तो ये सब तो लगेगा। ठीक है, हर्ष बोले एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट हो जाएगा, देखो इसमें तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो जाएगा इसमें। नहीं आप वो बोले प्रोजेक्टर वगैरह बोल रही है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हर्ष वर्धन। लास्ट पेज है क्या, है ना, बोल दे एक बार लास्ट पेज है सर। वाह सही है, बोल दिए। आ जाओ। मैं इसको तो कुछ पार्ट हम लोग पढ़ लेंगे। सुनो, फ्री ट्रेड क्या होता है पता है, एक ऐसा जगह जहां पे गुड्स को तुम लैंड करवा सकता है, एक ऐसा जगह जहां तुम गुड्स को लैंड करवा सकता है, रख सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है, और वहां से वापस री एक्सपोर्ट भी कर सकता है बिना कस्टम ड्यूटी के। वेयर हाउस टाइप नहीं है वो, एक पूरा जोन है, कोई पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे गुड्स को रखा जा सकता है, लैंड किया जा सकता है, वापस से वहीं से गुड्स को कहीं और एक्सपोर्ट भी कर सकते बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के। क्या बोला, बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी, गलत वर्ड बोल दिया, बिना कस्टम ड्यूटी के। क्या बोला, कस्टम ड्यूटी समझा मेरा बात। कस्टम ड्यूटी पता ना कब लगता है, जब सामान को शिप के थ्रू, जाया जाता है। शिप बोलो, शिप हो गया या फिर तुम्हारा फ्लाइट के थ्रू हो गया तो कस्टम ड्यूटी लगता है। चलो नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है, SEZ क्या बोला सर, स्पेशल ये भी आता है सर। सुनो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होता है सर, वो जोन्स जो जहां पे लॉ अगर मेरे कंट्री में वो है ना तो उस कंट्री में वो सब लॉ काम भी नहीं करेगा, मतलब यहाँ के लॉ और बाकी कंट्री का लॉ एकदम अलग अलग है। पहला लाइन क्या लिखा हो देख लो, वे ट्रेड एंड बिजनेस लॉज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम, मतलब एक ही कंट्री में ही है ये मगर उसके लॉ, मतलब मान लो ये इंडिया है, क्या है, तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन इतना सा, यहाँ का जो लॉ होगा और यहाँ का जो लॉ होगा वो बिल्कुल अलग होगा। तो यहाँ का लॉ में क्या अलग होगा सर, यहाँ का लॉ का अलग ही होगा सर। यहाँ पे भी टैक्स रेट कम लिया जाएगा, यहाँ पे लोगों को शायद इन्वेस्टमेंट करने का बढ़ावा दिया जाए, टैक्स कम लिया जाए, तो ये सब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होता है, इनको फैसिलिटीज मिलता है, क्या मिलता है सर, जैसे ये गोवा हो गया, हाँ उनके आगे कुछ रीजन हो सकता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है सर,
इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल स्टेट। सर ये वो एरियाज है जहाँ पे बेसिकली इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट के लिए खोला गया। किसका डेवलपमेंट के लिए? इसका ऑफिस जो है, इट इज ऑफिस एंड लाइट इंडस्ट्री रैदर देन, तो यहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, यहाँ पे छोटा छोटा इंडस्ट्रीज, उनको बोलते हैं इंडस्ट्रियल पार्क। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल पार्क, उसके बाद क्या लिखा हुआ सर? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सर ये पता है किसको बेनिफिट देते हैं? ये बेनिफिट देते हैं जो लोग एक्सपोर्ट करेगा ना, उनको फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ पे टैक्स हॉलीडे, हॉलीडे मतलब पता है ना क्या होता है? तो टैक्स से छुट्टी, एक्सपोर्ट करो एक पैसा भी नहीं देना। तो ये किसको फायदा देता है? एक्सपोर्टर को ना इम्पोर्टर को? एक्सपोर्ट एक्सपोर्टर को। नाम ही समझ में आ रहा है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से। इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करो तुम, कम टैक्स से टैक्स ना देना बढ़ाओ पड़े। क्या बिल्कुल। बाहर करके। क्या है नेक्स्ट? सीड मनी, जब एक बिजनेस को नया नया पैसा चाहिए ना, उसको बोलते हैं सीड मनी। क्या बोलते हैं? सीड मनी, ठीक है। उसके बदले में क्या होता है, जैसे मैंने तुम लोग को बोला था कि एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं मगर बदले में कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं। तो ये सब सीड कंपनी हो गया। क्या हो गया? तुमको बीज बो रहा है कि आगे जाके तुम उसको बढ़ा सको। ये तो शुरुआत का सिर्फ पैसा रहता है। किसका पैसा? जब स्टार्टअप चालू होता है तो सिर्फ शुरुआत में हाँ, शुरुआत का पैसा, वेंचर बोलते हैं ना, वेंचर। नेक्स्ट आओ। वेंचर को तो शॉर्ट टर्म 5 तरह का, 5 स्टेप्स क्या है स्टार्टअप साइकिल का? स्टार्टअप लाइफ साइकिल का 5 है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उसके बाद बिजनेस को डेवलप करेगा, मार्केट में और घुसेगा, स्केलिंग होगा, मतलब समझ लो क्या, किस में ज्यादा रहना और किस में, और लास्ट में मैच्योरिटी हो जाएगा कि बस इससे ज्यादा अब नहीं होगा, लास्ट में तो डिक्लाइन ही होगा। तो डिक्लाइन मतलब एक टाइम के बाद में क्या सारी कंपनी डिक्लाइन हो जाती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। आप अगर देखोगे तो कोई कंपनी 15-20 साल से ऊपर ज्यादा टिकता नहीं है, ठीक है ना। कंपनी 15 से 20 साल तक ऊपर जब कोई एक्सेप्शन निकल जाती है। हाँ जनरली, बट ऐसे एक टाइम आता है सबका। मैं आई थिंक टाटा का बोल सकते हो। हाँ, टाटा रिलायंस ये सब, अदानी ये सब, अभी अदानी तो अभी खिल रहा है खैर। हाँ, ठीक टाटा है। रिलायंस ये सब तो बहुत पुराने कंपनी है। अडानी तो फिर से फर्स्ट तुम खुद देख लो, नोकिया वो किया, सब तो आउटफिट हो गया ना, एयरटेल आउटफिट हो रहा है, मोटरोला भी हो गया। मोटरोला भी हो गया, तो सब धीरे धीरे जाहिर है, समझा। कोई भी कंपनी, तुम सर्फ वर्फ देख लो, नया नया चीज आ जा रहा है, कुछ नया आउटफिट हो जा रहा है, समझा। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 4। यस और नो? आई होप तुम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग ईडीबी भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो अपने उड़ा देंगे इसको भी, आज कुछ नहीं। अरे ईडी भी तो खत्म हो गया। ईडी नहीं, बिजनेस एथिक्स, ठीक है।